चलें स्टार्ट करें। एक नया पेज निकालो, एक नया पेज निकालो, रजिस्टर का एक नया पेज निकालो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा आवाज थोड़ी सही। कल का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हमारा। ये कल से रिलेटेड को कंप्लीट हेडिंग लिखेंगे सर। नेक्स्ट सर डे बुक्स नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन जरा हेडिंग लिखें डे बुक्स। थोड़ी आवाज एक में स्टार्ट करो। अपने मां एक बड़ा रहने दो और सर ऊपर जो लाइव क्लास लाइव सॉन्ग के नाम से एक नेट है, इसकी ना बाहर से तार कटेगी तो 2 दिन हो गया। इसको परसू करना है, जरा मुझे पता करके ना लेटेस्ट स्टेटस बताना। उनसे ना पूछेगा, मुझे आईडी वाले उन्होंने नहीं पता, उनको छोड़ दें। नहीं मैं फिलहाल तो नेट से काम चला रहा हूँ, लेकिन कल वही एक सही चल रहा है तो उसका पता करें उसका क्या स्टेटस है। उसकी तार भी बाहर से कट लाइव स्ट्रॉन्ग के नाम से। सर डे बुक्स के जरिए मैंने वर्ड लिखा, इसको जरा समझने के 2 मिनट जरा बोर्ड पे देखना। अभी तक जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी इसका सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले बनता है जर्नल। जर्नल में एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज लिखने के बाद बनता है लेजर्स बनते हैं। लेजर्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस बन जाता है और पिछले दिनों 2-3 दिनों में हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस अगर बना हो तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स अभी बनाए हमने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वगैरह बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बड़ा हो जाए, कंपनीज हो जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाए, बड़े बड़े बिजनेस हो जाए, तो फिर देन ये जो जर्नल होता है ये जर्नल सब डिवाइड हो जाता है, सब डिवीजन हो जाता है। अगर एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, जिसमें आप शॉप्स देखते हैं, इर्द गिर्द गली मोहल्लों में दुकानें खुली, छोटे छोटे बिजनेसेस अगर चल रहे हैं, उसमें तो सिर्फ एक ही रजिस्टर जिसमें सारी अकाउंटिंग एंट्रीज लिख ली जाती है। लेकिन अगर बड़े बिजनेसेस हो, कंपनीज हो, उसमें फिर हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। जर्नल सिंपली मैंने जिस दिन पहले दिन बताया था कि रजिस्टर का नाम है, इसमें एंट्रीज लिखी जा रहे हैं। लेकिन अगर बड़े बिजनेसेस होते हैं तो एक रजिस्टर की बजाय
बहुत से रजिस्टर्स बन जाते हैं, जिसे मैंने यहाँ सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स का, मसलन पहले मैं अभी सिर्फ नाम बोल रहा हूँ 2-3, फिर अभी डिटेल में लिखते हैं। अगर क्रेडिट सेल है तो सिर्फ क्रेडिट सेल को अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट परचेज है तो अलग, क्योंकि बहुत सी क्रेडिट सेल्स होती हैं, बहुत सी क्रेडिट परचेज होती हैं। सेल रिटर्न्स के लिए रजिस्टर अलग हो जाता है, परचेज रिटर्न्स के लिए अलग हो जाता है। तो ये जो हर ट्रांजैक्शन, मेन ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, इसको फिर एक रजिस्टर में लिखने की बजाय बहुत से रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, जिसे मैंने फिर सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहा। तो यहाँ तक जरा नोट करना, फिर मैं आगे चलता हूँ। कॉन्सेप्ट वही है जो पहले पढ़ा हमने, लेकिन कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज में चेंज आएगा। तो जहां तक मैंने लिखा है एज इट इज लिख के करते होते, मैं इधर आवाज यहाँ से आ रही है। Statement of comprehensive income, sir. Yeah, statement of profit and loss. हम बेसिकली सब क्या पढ़ने लगे, जर्नल की सब डिवीजन। लेकिन जर्नल अगर सब डिवाइड हो जाए तो ब्रैकेट में वर्ड को लिखें। अब जर्नल सिंपली मींस रजिस्टर है यार, काइंडली ध्यान में रखना। और सब डिवीजन ऑफ जर्नल मींस एक से ज्यादा रजिस्टर बनाने का। तो उन रजिस्टर्स को फिर कभी कभी कहा जाता है डे बुक्स। डे इसका जाता है क्योंकि डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। बुक्स भी रजिस्टर के लिए वर्ड है, डे बुक्स मतलब। अब एक मिनट जरा पहले मैं बात थोड़ी सी पूरी करूँ। सबसे पहले जो रजिस्टर बनाया जाता है उसको फिर कहा जाता है सेल्स टेबल, और इसी का एक ऑल्टरनेट नेम सेल्स जर्नल। और ये सिर्फ किस लिए होती है, तो रिकॉर्ड क्रेडिट से। फिर ये बनती कैसे मैं बताता हूँ। तो पहली कौन सी बुक है या जो पहला कौन सा रजिस्टर है, उसका मकसद सिर्फ क्या है, सेल नहीं, सिर्फ क्रेडिट से। तो इसमें जो ट्रांजेक्शन आएंगे इस एक बुक में, उसमें हमेशा फिर एंट्री क्या होगी, डेटा डेबिट सेल लिखे पहले। तो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, उसकी लिस्ट बनाना है। Second book is purchased, also called as purchased. What is the maqsad of this book? To record credit purchase only. What is the double entry credit purchase? नंबर 3, इसी तरह रिटर्न्स के लिए बुक्स अलग होती हैं। सेल्स रिटर्न डे बुक, और इसे भी फिर जर्नल भी बोला जाता है, सेल रिटर्न डे बुक। सेल रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न के लिए एसआर लिखा मैंने। ये किस लिए, तो रिकॉर्ड क्रेडिट सेल रिटर्न, क्रेडिट सेल रिटर्न की एंट्री।
क्रेडिट सेल रिटर्न की डबल एंट्री सर, सेल रिटर्न डेबिट बेटर क्रेडिट, इसी तरह परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज जर्नल। देखिए ये लिखते हो सकता है आपको महसूस हो कि इतने रजिस्टरों की जरूरत है इतनी, तो अगर आप ये मेरी बात ध्यान में रखें कि बड़ी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हजारों में कस्टमर्स होते हैं, तो डेली बेसिस पे सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बल्कि मे बी समटाइम्स से भी ज्यादा, तो डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, तो ये चीजें बनती हैं। आजकल बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक जमाना, तो ये रजिस्टर्स, मैं वर्ड तो बोल रहा हूँ लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सेल की शीट्स या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, लेकिन बात समझने के लिए सॉर्ट ऑफ एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सॉर्ट ऑफ रजिस्टर है, चाहे वो मैनुअल हो या किसी तरह आप क्या लें कंप्यूटर बेस्ड रजिस्टर। देन सर नंबर 5, कैश। और कैश बुक जो, अब आपको यहाँ से ऑनवर्ड पता होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखें कैश बुक, ब्रैकेट में लिखें 3 कॉलम कैश बुक। अब ये कैश बुक को कैश जर्नल नहीं बोला जाता, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो वर्ड्स में यूज कर, 3 कॉलम कैश बुक। कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, कैश का आना जाना, वो फिर कैश बुक में लिखा जाता है। तो ये जो नंबर 5 में लिखा है, इसको थोड़ा सा मैंने जरा एक्सप्लेन करना, तो जरा रुक गया, लिख के लिख कर। अगर मैं इस तरह से एक लेजर बनाऊं और इस तरह से एक लेजर बनाऊं और इसके ऊपर लिखूं कैश, उसके ऊपर लिखूं बैंक, ये क्या है? कैश का लेजर और बैंक का लेजर। प्लीज यार खुदा, लेफ्ट साइड पे क्या है सर? कैश का क्या है सर? लेजर। और ऑपोजिट साइड पे सर? लेकिन कभी कभी सभी क्या किया जाता है, ये 2 टीज अलग अलग बनाने की बजाय एक ही टीम है कंसंट्रेट, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है इसकी, लेफ्ट साइड राइट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम्स है। ये डेबिट साइड पे कितनी साइडें हो गई हैं? और सर जी डेबिट साइड पे 3 कॉलम हो गए हैं, मुझे चांस दें जरा, इस तरह ना कीजिएगा, मेरा दिल कमजोर है काफी सर। डेबिट साइड पे 3 कॉलम और क्रेडिट साइड पे भी 3 कॉलम्स होंगे। इस लेजर में कितनी साइड्स है? 2 साइड्स। कौन कौन सी? डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन दोनों साइड्स पे 3 कॉलम मैंने बनाए। दोनों साइड्स पे जो एक एक कॉलम है वो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो आपको जहां मैं डैश लगा रहा हूं, ये क्या है? कैश के लेजर की डेबिट साइड। तो ये जो 2 कॉलम्स है डेबिट और क्रेडिट साइड पे मिलके ये कैश का एक लेजर है। तो कैश की डेबिट साइड, कैश वाले लेजर की क्रेडिट साइड, डेफिनेटली अलग अलग लेजर्स हमने बताए हैं सिंपली, लेकिन नई चीज का सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि समटाइम्स एक ही टीम में 3 बल्कि शायद 4 चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। कैसे? एक समझ आ गया प्लीज? तो ये जो डेबिट साइड पे है, कैश अगर आ रहा होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और कैश अगर जा रहा होगा, ये ठीक है, कैश अगर आ रहा होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जा रहा होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह एक कॉलम यूज होता है दोनों साइड्स पे, अगर बैंक में पैसे आ रहे हो तो बैंक डेबिट होगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे, बैंक से अगर पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ तक ये कितने लेजर हो गए सर जी? नहीं, एक ही लेजर में, एक बड़ी सी टीम में अब 2 लेजर हैं, किस किस का लेजर इसमें इकट्ठा हो गया?
लेकिन अभी कल की बात है, शायद कल परसों, कल तो नहीं, शायद कल तो माशाल्लाह अपने कल भी शायद थोड़ी सी बात हुई। के साथ ही डिस्काउंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाता है इसमें। तो डेबिट साइड पे एक डिस्काउंट अलाउ का कॉलम और अपोजिट साइड पे एक डिस्काउंट रिसीव का कॉलम। तब क्योंकि इस कंबाइंड टीम में तीन तीन कॉलम है दोनों तरफ, तो इसको कहते हैं, ये है कैश बुक, इसका नाम ऊपर होगा कैश बुक, लेकिन ये कैश बुक कितने कॉलम्स वाली है? अब 6 क्यों नहीं कह रहे हैं? तो 1 2 3 1 2 3 तीन तीन कॉलम्स ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द लेटर। तो थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दें तो मैं और फर्दर एक्सप्लेन कर दूं इसका मकसद क्या है स्टोरी का। पहला मकसद तो सिंपली बड़ा ये है कि कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन जरा इकट्ठी लिख के एक ही जगह इकट्ठी हो जाए। लेकिन दूसरा एक मेन काम ये है, जो डिस्काउंट्स मैंने खासतौर पर लिखी हैं, आप फर्ज करें किसी कस्टमर से अगर कैश है तो एंट्री बोलेगा कैश डेबिट डेटर, किस तरफ लिखूं? डेबिट साइड। फर्ज करें 95,000 कैश है, किसी कस्टमर जिसने चीजें बेची थी सपोजिशन से, देने उसने 98,000 थे, लिए हमने 95,000 है। तो 3,000 किस कॉलम में लिख लिया, ताकि क्या क्या पता चल गया हमें? कैश 95,000 आया है, 3,000 डिस्काउंट अलाउ हुई है, और टोटल रिसीव करना था 98,000। ठीक है, सब पता चला 98,000 दोनों का प्लस का। तो व्हाट इज ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉलम, ताकि ये भी पता चल जाए कि पैसे अगर डिस्काउंट के बाद आए तो वो डिस्काउंट कितनी थी, ताकि डिस्काउंट के बगैर भी टोटल अमाउंट कैलकुलेट हम कर सकें। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें किसी और कस्टमर से बाय चेक पैसे मिले, तो फिर बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक का कॉलम डेबिट हो जाएगा। और लेट्स अज्यूम कोई कस्टमर साहब है मिस्टर जाहिद, लेट्स अज्यूम बाय चेक उन्होंने 148,000 पैसे दिए, देने 150 थे, 2,000 इसलिए नहीं दिया कि हमने डिस्काउंट अलाउ किए। अच्छा, अभी कोई जरूरी है कि हमेशा डिस्काउंट अलाउ की हो? अगर नहीं की होगी तो डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में डैश आ जाएगा। इसी तरह अगर कैश सेल हो जाए तो कैश सेल की एंट्री बढ़, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेट्स अज्यूम इस पे कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं, ये एज इट इज आ गई। मीन्स टू से ये जो डेबिट साइड है इसमें कैश का डेबिट भी आएगा, बैंक का डेबिट भी आएगा, और अगर बीच में डिस्काउंट अलाउ की गई है तो वो साथ लिख लेंगे, और जहां नहीं की ऑब्वियसली वहां नहीं लिखेंगे। अब एक सेकंड के लिए क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर किसी सप्लायर को बाय चेक पैसे दें तो फिर क्या एंट्री होती है? बैंक क्रेडिट होता है, बैंक क्रेडिट होता है, सप्लायर क्रेडिटर, तो डबल एंट्री। क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, सपोज हमने 97,000 दिए और 3,000 हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुई है। अब डिस्काउंट किससे मिलती है और किसको अलाउ की जाती है? कस्टमर को अलाउ की जाती है और सप्लायर से रिसीव होती है। ठीक है, लेट्स से कोई और क्रेडिटर साहब है मिस्टर नुमान के अलावा मिस्टर असद, इससे बाय कैश पैसे दें, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 50,000, और यहाँ डिस्काउंट एज सच नहीं रिसीव हुई। ऑफिस एक्सपेंसेस में एंट्री बनाए, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, सपोज 1,000, बाय चेक परचेजेस की एंट्री बनाए, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन के साथ डिस्काउंट भी हो, अगर है तो लिख लेंगे, और अगर नहीं है तो जिस कॉलम से रिलेटेड है, कैश कॉलम से रिलेटेड है तो उसमें लिख लेंगे, बैंक कॉलम से रिलेटेड है तो बैंक कॉलम में लिख लेंगे। तो सेंस समझ आ गई? yes, बाकी बैलेंसिंग वगैरह अभी क्वेश्चंस में करते हैं, इतना नोट कर लें। क्रेडिटर असेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्रेडिटर असेट का अपना लेजर होगा, ये किसका लेजर है? कैश का। सॉरी, ऑपोजिट रेफरेंस ठीक है, 91,000 का रेफरेंस ठीक है।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा क्लियर। कल से मेरा ख्याल क्लास का टाइम दोबारा 2 बजे ही रख लें। आते आते नहीं, आते आते 5-10 मिनट ऊपर होनी है। 2:10 का है तो 2:20 पे लोग आना शुरू हो गए, तो एक बल्कि 1:50 ही रख लेते ताकि 2 बजे तो आ जाए। क्योंकि अगर मैं 2:10 पे कहूँगा तो ये तो नहीं हो सकता कि हम 2:10 पे आ जाए। फिर क्या हुआ सर, आपने कौन सा 2 पे आ ही जाना। आज निकला तो टाइम पे था, पता नहीं लेट क्यों हो, यानी कि मीन्स 2:10 पे तो निकला था। आगे घड़ी भी फिर देखते हैं, क्लास भी जल्दी शुरू होगी, हालांकि अपनी घड़ी पे वही टाइम हुआ था। सर कोई कंफ्यूजन तो मैं इसलिए आया हूँ। परचेज रिटर्न ले लो तो रिकॉर्ड, ये तो लिख ले। परचेज रिटर्न क्यों होगी, क्रेडिट परचेज। आपने हमेशा कैश का बैंक का लेजर अलग ही ध्यान रखना है, अनलेस कभी ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाए कैश में। और पुराना जो पढ़ा हमने वो अपनी जगह एज इट इज है, लेकिन अगर कभी वर्ड यूज हो जाए कैश बुक तो उसमें फिर कितने कॉलम, डेबिट साइड पे कौन कौन से, डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक कॉलम, और ऑपोजिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव। इन अदर वर्ड्स कैश कॉलम दोनों तरफ, बैंक कॉलम दोनों तरफ, डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट। कैश कॉलम ऑन बोथ साइड्स इज रिफ्लेक्टिंग ledger of cash, bank column is reflecting ledger of on both sides, bank columns on both sides are reflecting ledger of bank। चलो आगे। yes, इसको साफ नोट तो नहीं कर रहा। देन सर जी नंबर 6, वैसे आपके ख्याल में कोई ट्रांजैक्शन अभी रहती है? नहीं, वो बैलेंसिंग रहती है। मतलब मैंने 5 बुक्स के नाम लिखे, सेल्स डे बुक सिर्फ किसकी है? क्रेडिट सेल्स के लिए। परचेज डे बुक सिर्फ किसकी है? सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, कैश बुक किसकी? डिस्काउंट अलाउड के लिए, कैश डेबिट के लिए, कैश क्रेडिट के लिए, बैंक डेबिट के लिए, बैंक क्रेडिट के लिए, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, क्या कुछ ट्रांजैक्शंस रहती हैं अभी? जो ट्रांजैक्शंस रह गए, कैश सेल तो सही आ गई सर, जानना पड़ा सर कैश का कुछ। जो ट्रांजैक्शंस यहाँ नहीं है उनकी एग्जांपल मैं अभी देता हूँ, लेकिन जो यहाँ नहीं है इन 5 बुक्स में, वो बस फिर किस बुक में जाएंगे? जर्नल, आम रजिस्टर, जर्नल, एक और रजिस्टर बना लिया जाएगा जर्नल, और इसमें क्या आएगा? इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस।
is used to record all other transactions. मतलब जो इन 5 बुक्स में नहीं आएंगी चीजें, नहीं आई होंगी चीजें, वो फिर कहाँ आएंगी? सर जी वो कहाँ आएंगी सर? फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन की एंट्री बन है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट। तो ये जो डेप्रिसिएशन है क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट परचेज है, परचेज रिटर्न निकल आई है, सेल रिटर्न है। कैश बुक देख के बताएं डेप्रिसिएशन किस तरफ आएगी? वो जो कहीं नहीं आएगी वो फिर जगह ढूंढनी नहीं है, फिर जगह बनाने की बजाय इसे बुक बने, तो जगह कहीं और बनाने की बजाय नए रजिस्टर पे। बैड डेट्स की एंट्री बोलो, डेटर बोलेंगे या अलाउंस बोलेंगे, कहीं नहीं आएगी, देख लो। कॉन्ट्रा एंट्री को सुनाए याद करके, कॉन्ट्रा कौन, पिछले पेजेस पे जाए, पिछले पेजेस पे कॉन्ट्रा एंट्री की डिस्कशन ढूंढे मेरे भाई। बैड डेट्स एक ही पर्सन से पैसे लेने भी हो देने भी हो। मेरे रजिस्टर पे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आया नहीं था। पेज नंबर बता हद से ढूंढ के रिवाइज करते नजर ऐसा 3 सिनेरियोज मैंने लिखवाए थे, उसमें एक फाइनल एंट्री लिखी थी बाद में। क्रेडिटर डेबिट, डेबिटर क्रेडिट, लायबिलिटी और एसेट साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो गए। अगर एक हिसाब से पैसे लेने भी हो और उन्हीं को देने भी हो तो आपस में नेट ऑफ करके या तो पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट, डेबिटर, और एंड में शायद बात भी हुई थी कि ये अगर सेम अमाउंट्स ना हो तो लोअर अमाउंट होती है। एक नजर रिवाइज करें यार तीन सराहनीय जो है। जी सर हुक्म सर। और ये और हम डॉक्टर नहीं हैं, आपने बिल्कुल ठीक है, मैं भाइयों के सामने जरा बात रखता हूँ ये, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वो 3 एंट्रीज रिवाइज करें, और जो आपने कहा है इस पर मैं भी भाइयों से पूछने के बाद भी कुछ करता हूँ, और जिस कॉन्फिडेंस से आपने बीच में पंगा लिया है इस पे फुल बनता है, समझ गए हैं आप, लेकिन अब मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो जरा ये 3 मेरा भाई जरा 3 पॉइंट्स रिवाइज करें। फर्स्ट सिनेरियो में मेरा ख्याल है रिसीवेबल ज्यादा था, सर ये रिवाइज कर लिया करें प्लीज यार, कौन आ रही है मैं क्यों करूं रिवाइज, मुझे आता है ठीक है बजट। फर्स्ट सिनेरियो में रिसीवेबल ज्यादा था, दूसरे सिनेरियो में पेएबल ज्यादा, और तीसरे सिनेरियो में इक्वल था। तो जब इक्वल था तब तो खैर हमने ये कहा था कि ठीक है इक्वली एंट्री है, लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में लोअर अमाउंट से एंट्री है पेएबल से, सेकंड सिनेरियो में भी लोअर अमाउंट उस वक्त रिसीवेबल थी, याद है? लेकिन एंट्री सेम है तीनों सिनेरियो से, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, और अमाउंट अगर डिफरेंट हो तो फिर लोअर होती है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन रखना, जरा बोर्ड पे देखें, भाई ने एक सवाल कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस ढूंढना है, ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री बताना, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, तो कैश के कॉलम में लिख दिया मैंने, रेफरेंस ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस का अपना लेजर होगा। बैड डेट्स की एंट्री बना, बैड डेट्स डेबिट कैश क्रेडिट, तो यहाँ ना कैश आ रहा है, बैड डेट्स में ना जा रहा है, तो इसका कैश बुक से क्या कर लेते? तो अगर ऑफिस एक्सपेंसेस पेएबल होता तो मैं ऊपर लिखने की जरूरत कर सकता था, एंड में एक सेक्टर लिखे कि ये ऊपर एक्सपेंसेस का लेजर बनाया मैंने, डेप्रिसिएशन की एंट्री बना, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ना कैश आ रहा है ना जा रहा है,
ना ये क्रेडिट सेल है ना कैश सेल ना, तो जो ट्रांजैक्शंस किसी बुक में नहीं है वो एक्सेट्रा के बाद 3 होगी चीजें, एक्सेट्रा बाद ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बोला है, कैश डेबिट होगा कैश बुक में, बैड डेट्स का अपना लेजर लेजर होगा, तो कैश का लेजर ऊपर बना हुआ बिफोर हो ये एक्चुअल हो, दोनों में कैश डेबिट है। हाँ, आफ्टर हो गया तो बैड डेट्स क्रेडिट है और बिफोर है तो डेट्स क्रेडिट है, कैश डेबिट है कैश बुक में है। जी डियर ओके, लेकिन बार अब हम इसकी जरा डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जरा डे बुक्स अगर आपने लिख लिया तो आगे चलो। अब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनानी है, जरा थोड़ा सा अगर उसमें पेशेंस आप दिखाएंगे तो आपको मुझे समझाना भी जरा आसान हो जाएगा, बाद में आपको लिखने का भी पता चल जाएगा। तो लेट्स assume an example of a business and first year of business। फर्स्ट ईयर से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि पहले ब्रॉड डाउन ना हो और फिर सेकंड ईयर में हम कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना सकें। तो लेट्स assume बिजनेस का फर्स्ट ईयर है और ये जो बिजनेस है ये डे बुक्स मेंटेन कर रहा है। तो लेट्स assume सर जी क्रेडिट सेल्स है, तो जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, वो सेल्स डे बुक बना देगा। अब अपने सामने जरा पेज रखिएगा, मैंने बार बार आपको वो दिखाना है वो दिखाना है वो दिखाना है। बिजनेस में क्रेडिट सेल्स नहीं, तो अगर ये सेपरेट डे बुक्स बन रही हैं तो बिजनेस का अकाउंटेंट अपनी सेल्स डे बुक वाला रजिस्टर सामने रख लेगा और उसको खोल लेगा और उसमें क्या करेगा, बिल्कुल सिंपल डिस्कशन है, बिल्कुल सिंपल बहस है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं जो आपको पता नहीं। क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा। देखिए ये तो सबको पता है कि इसमें आनी क्रेडिट सेल है और उसकी डबल एंट्री सबको पता है, तो ऐसे ही वो बार बार डबल एंट्री लिखने की बजाय डबल एंट्री हमें भी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसमें होनी यही डबल एंट्री है, डेटा डेबिट और, तो रादर देन दैट एंट्री रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वो क्या करता है, वो इसका रिकॉर्ड रखता है किसको सेल की है। तो सपोज 4 पर्सन ए बी सी डी, पर्सन के नाम लिखते हैं, तो वो क्या किस चीज का रिकॉर्ड रखता है इसमें, कि सेल किसको की है। फिर जब भी आप सेल करते हैं तो आप इनवाइस इशू करते हैं। आप जरा एक मिनट कोई शॉपकीपर बने, जब चीजें बेचते हैं वो आपको रसीद देता है, वो देता है आपको, वो पर्ची से देता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने क्या बेच लिया है, कितना लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस। इसने ऊपर नंबरिंग कर रखा है, कस्टमर नेम, एक सेकंड, कस्टमर नेम एक कॉलम बन जाएगा, डेफिनेटली उसका एड्रेस वगैरह भी पता होना चाहिए आपको, तो वो भी लिख सकते हैं। फिर इनवाइस नंबर, ये इनवाइस क्या चीज आ गई, उसकी नंबरिंग होती है, अगर आपने कभी गौर किया तो उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, प्रिंटेड नंबर्स होते हैं। तो अब डेफिनेटली मैं एक इनिशियली बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मेरे 1 2 3 4 पेज नंबर्स, और फिर इन्हें कितने कितने की सेल की है वो रुपए लिख लेंगे अमाउंट। लेट्स, मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स अज्यूम और 25,000 कैलकुलेटर पर। तो मैं भी एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आप बिजनेसेस के एंगल से देखें तो ये जो सेल्स डे बुक बनाने वाले साहब होंगे, सर लिखने लगा सर, टोटल लिखने लगा, सेल्स डे बुक बनाने वाले जो साहब होंगे वो डेट वाइज डेली बेसिस पे जिन जिन हजरात को जिस जिस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट सेल हो रही होगी उसका रिकॉर्ड अपने इस रजिस्टर में रखते जा रहे हो, और आफ्टर सम इंटरवल, टाइम इंटरवल, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ डे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ट्रांजेक्शन इकट्ठी होगी, डेली टोटल भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, एनुअली भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड क्या किया जाएगा, एक टोटल किया जाएगा। तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने रखी है, किस चीज का टोटल करने लगा, सेल्स डे बुक की अमाउंट का टोटल करने लगा। तो आप जरा टोटल बता दो, अगर मैं ये कहूँ कि 55,000 क्रेडिट सेल है तो आप एग्री कर जाएंगे, इसमें हमने लिखना ही सिर्फ क्या है, क्रेडिट सेल, लिखे यहाँ
चलो सुभान अल्लाह, ये बाकी अल्लाह है। इनवॉइस नंबर, सफा नंबर, रसीद नंबर, पेज नंबर। नोटेड है सर? देन सेल्स रिटर्न डे बुक बनाया था। नहीं, जहां पहुंचे उसी के नीचे बनाया, जहां पहुंचे हैं उसी के नीचे सेल रिटर्न डे बुक। What is the objective of this book? To record credit sale only. Let's assume ये 4 कस्टमर्स थे, इनमें से A और D से हमें सेल रिटर्न होती है। तो A D कौन है? कस्टमर्स। सेल रिटर्न की अमाउंट है। और जब बेटा सेल रिटर्न्स होती हैं तो बिजनेस में एक सफा बनाया जाता है, आप लोग लिखने हैं लफ्ज क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट एक सफे का नाम है, इट इज द नेम ऑफ अ पेज। जिसका इनवाइस क्या चीज है? एक सफा है जिसे इनवाइस कहा जाता है। वो कब बनाया जाता है? जब सेल होती है। तो क्रेडिट नोट भी एक सफा है। ये सफा कब बनाया जाता है? इट इज अ नेम ऑफ अ पेज। इट इज नेम ऑफ अ पेज। It is name of a page which is an evidence of sale return, credit sale return means ये वाला जो सफा है ये आपका एज अ बिजनेस कब बनाएंगे? और अगर मैं कहूँ आपने ये 100 सफे बना लिए तो इसका क्या मतलब होगा? 100 दफा सेल रिटर्न। अगर 5 दफा ये सफे बने, 5 दफा क्या हुआ? सेल रिटर्न। अगर आपने 1000 इनवाइसें बनाई उसका मतलब क्या है? 1000 दफा सेल, 1000 टाइम्स। अगर आपने 5 क्रेडिट नोट बनाए तो इसका मतलब 5 दफा 5 टाइम्स हमें सेल रिटर्न। तो इस सफे का क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं? 1 मिनट जरा ये भी सुन लेना। सेल रिटर्न की एंट्री बनेगा सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, क्योंकि सेल रिटर्न में कस्टमर को क्रेडिट किया जाता है। हम अब सेल रिटर्न में कस्टमर को क्रेडिट करते हैं, तो उस कस्टमर को क्रेडिट करने की वजह से इस सफे का नाम सेल रिटर्न, सॉरी क्रेडिट नोट। दिस पेज इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट बिकॉज ये एंट्री ऑफ सेल रिटर्न में कस्टमर को क्रेडिट करके उसका रिसीवेबल कम किया जाता है। ठीक है, तो ये शायद लिखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है? क्रेडिट नोट कहते हैं किसे? ये उस पेज को कहते हैं, इट इज नेम ऑफ अ पेज, एक सफे का नाम है जो कब बनाया जाता है? जब सेल रिटर्न होती, क्रेडिट सेल रिटर्न अगर हो तो उसको एविडेंस, उसके एविडेंस के तौर पे, मतलब मैं आपके सामने 50 सेल क्रेडिट नोट्स रखूं तो ये आपको क्या पता चलेगा ये क्या है? तो मतलब ये इतनी दफा सेल रिटर्न होगी, इट इज एन एविडेंस कितनी दफा सेल रिटर्न। नहीं सर जी, जिस दिन होगी। अगर हमारे साल में कोई रिटर्न नहीं हुई तो कोई सफा नहीं। और अगर 5 दफा रिटर्न हुई होंगी पूरे साल में तो 5 दफा बना होगा।
अगर एक दिन में 500 रिटर्न हो गई तो ये 500 दफा ये पेज बनेगा। हर कस्टमर का सर ये रहता लगा बनेगा सर, हर दिन का नहीं। नंबर 1 एंड नंबर 2, जितनी दफा सेल रिटर्न होगी उतनी दफा ये पेज बनेगा। तो एक दिन में अगर जितनी भी ट्रांजेक्शन है उतनी दफा। ये किस चीज का एविडेंस है? सेल रिटर्न। लेकिन ये जिस बुक में लिखा जाएगा ये पेज, उस बुक का नाम सेल रिटर्न डे बुक है। सर अलहदा ही बना है सर, यकीन माने 1 या 2 बन। सी का अलहदा नहीं बनेगा, एफ का अलहदा बनेगा। उसके नीचे यकीन माने 2 भी लिखा। सर उसकी नई सेल पे रिटर्न पे नया बनेगा। अगर एक पर्सन से 10 दफा सेल रिटर्न हुई तो एक बनेगा, फिर बल्कि मेरा ख्याल आधा बनेगा। सर जी जितनी दफा सेल रिटर्न होगी उस बंदे का अलग अलग बनेगा। आप मुझे बताएं, आप जब चीजें खरीदने जाते हैं तो अगर दोबारा आप जाएंगे तो नया सफा मिलता है? आप इस तरह कीजिएगा, आज अगर कोई चीज कट्ठी माजी लेने भेजें, मम्मी कहें कि बेटा जाके कुछ लाओ, तो आप जानबूझ के जरा 2-3 दफा दुकान पे जाके एक एक चीज लेके बाहर आइए, आपको अलग अलग सफा मिलेगा। लिखे सर। अब कुछ बच्चों का ख्याल ये है कि जो कस्टमर ने पूछा है वो रेलिवेंट है, और अगर मैं उसका जवाब ना दूं तो प्लीज आप बुरा ना मनाइएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आपकी जो क्वेश्चन है मैं आईकैप तक इंशाल्लाह भेज दूंगा ताकि आईकैप ये सवाल बना सके। चलिए बड़े अरसे बाद आपको चांस मिला है कि आप मुझसे ये सवाल पूछ सकें अगर ये हो जाए। और जो मैंने कहा है वो रिक्वेस्ट किया कि सेल जितनी दफा होगी उतनी दफा इनवाइस होगी, और जितनी दफा रिटर्न होगी उतनी दफा क्रेडिट होगा। और ये बात जितनी की मेरी क्लियर इतनी काफी। एडी के बाद फिर ए आ गई तो थर्ड नंबर 3 के साथ ये वाला क्वेश्चन जरा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं शाम को सोचूंगा और शायद बात ना बन सके जरा हफ्ते के बाद एड्रेस करूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, इतने मुश्किल सवाल मेरे जरा पहले बताया गया क्लास में से देना। और आपसे ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि इसको खुदा के लिए जाना, ये कहानी खत्म। वैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए ये क्रेडिट सेल के लिए कौन से बुक बनती है? सेल्स डे, और क्रेडिट सेल रिटर्न के लिए सेल्स डे। एक एग्जांपल एक और बुक बनाए। मेरे इस वक्त सारी डिस्कशन होगी जरा कस्टमर्स के हवाले से, बाद में क्रेडिटर्स की डिस्कशन अलग करेंगे। तब जरा यहाँ पे रुक के जरा कैश बुक खोलना। सर इंपॉर्टेंट डिस्कशन लग रही है। कैश बुक के कॉलम कितने हैं? कौन कौन से किधर किधर किधर? ये हेडिंग्स बनाए जरा अपनी तरफ से, उससे जरा हेडिंग्स बनाए कॉलम बना। आप कॉलम्स बनाने की एक अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से आप कॉलम बनाने की एफर्ट कर रहे हैं मुझे खतरा ये है कि हम इसकी बहस कल शुरू कर सकते हैं। आज का दिन कॉलम्स की नजर होगी। वेरी गुड एफर्ट। इन कॉलम्स के नाम भी लिखे हैं, ये शुगर खत्म करें, लाइनें लगा कर उठें। डेबिट साइड में सर कौन कौन सा कॉलम है सर? डिस्काउंट अलाउड,
कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश एंड बैंक। देन सर जी कंसंट्रेशन जरा बोर्ड पे देखो। मेरा इसमें सारा फोकस है कस्टमर्स के एंगल से राइज करने का। तो लेट्स अज्यूम कस्टमर ए से, कस्टमर ए को सेल कितनी हुई थी? अब डाटा ढूंढना जरा, पिछली बुक्स में बना रहे रिटर्न कितनी हुई थी, पर नेट रिसीवेबल कितना रह गया? 8,000, 10,000, 2,000, 8,000। सपोज इससे 3,000 कैश मिल गया और कोई डिस्काउंट नहीं अलाउ किया, अभी भी रहता है ठीक, सारा नहीं मिला। आगे चले, बी की सेल कितनी है? कोई रिटर्न तो जरूरी है हर कस्टमर से रिटर्न जरूर हो। तो बी की सेल कितनी है? 15,000। देयरफॉर रिसीवेबल कितना है? 15,000 ही है। लेट्स अज्यूम बी से एक चेक रिसीव हुआ ₹6,000 और कोई डिस्काउंट अभी इन्वॉल्व नहीं है, एंट्री बोले 6,000। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। लेट्स अज्यूम सर ये कस्टमर ई भी है, एक ई साहब भी है जिन्हें सेल तो भी नहीं की है, लेकिन क्या एडवांस में पैसे लेने का कॉन्सेप्ट हो सकता है? एडवांस में देने का भी हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम ई को भी सेल तो नहीं की है, लेकिन ई ने हमें बाय कैश सपोज 4,000 एडवांस दे दिए। ये क्रेडिटर नहीं हो गया, है ही हमारा कस्टमर ही, देनी से चीजें ही हैं, लेकिन इसे एडवांस में दे दिए। तो मैं अगर इसके साथ ये वर्ड लगा भी रहा हूं तो मैं किस एंगल से लगा रहा हूं? इट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नॉर्मल तरीका क्या है? एक मिनट डिफरेंस पहले बस ये नई चीज थी इसमें। नॉर्मल तरीका क्या आता है सेल का? पहले आप चीजें देते हैं, पैसे बाद में मिलते हैं। नॉर्मल क्रेडिट से चीजें पहले पकड़ाते हैं, पैसे बाद में मिलते हैं। लेकिन इसी स्टोरी को अगर उलट किया जाए, कैश आप अगर पहले ले लें और चीजें बाद में दे दें तो कैश पहले पकड़ने से इनकम बन जाएगी। कैश पहले पकड़ लेने से इनकम बन जाएगी या रकड़ी बन जाएगी? ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, इट इज एन अर्न इनकम। ये पिछले पेजेस पे जाए जरा, 2-3 पेज पीछे। ना सर जी ना, पैसे पकड़ लेना इनकम हो जाती है, पैसे कमा लेना इनकम होती है। और अगर पैसे लेने और कमाई ना हो तो वो बोझ बन जाते हैं पैसे, एक लाइब्रेरी के तौर पर। तो ये अनअर्न इनकम है, ढूंढने कहीं वर्ड मिला? ये जहाँ एक्रूअल कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा था, ये फाइनल अकाउंट्स के 2-3 सवाल जरा सेंटेंस पढ़े जरा, क्या था अर्निंग इनकम? तो अमाउंट रिसीव हो गई है, चीजें अभी देनी है। ठीक है सर, आ जाओ वापस। देन सपोज लेट्स अज्यूम और कुछ भी नहीं है, यकीनन जब पूरी एग्जांपल होगी तो पेमेंट्स भी होंगी वगैरह होंगी, लेकिन अगर इन ट्रांजैक्शंस की बेस पे मैं एज इट इज ये कॉलम्स बैलेंस करता है तो गौर से देखें लास्ट स्टेप। डिस्काउंट तो इस वक्त मैं नहीं ले रहा। कैश के कॉलम में डेबिट साइड का टोटल क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बहस, 7,000। ऑपोजिट साइड पे भी 7,000 ही होना चाहिए। और क्या फिलहाल यही सीडी बन जाएगा अगर और कुछ नहीं है तो? बैंक कॉलम कितना है? 6,000 और 6,000। ये बड़ा, ये इसको डेटर कहने का सिंपली मतलब ये है कि यहाँ कस्टमर है, ठीक है, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वो कस्टमर्स हैं जिन से पैसे बाद में आ रहे हैं, और ये वो कस्टमर ई है जिससे पैसे पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर से ही डेटर्स बनते हैं। तो मैंने इस एंगल से डेटर बन लिखा, ये कंप्लीट करेंगे। नहीं सर, अब ये नहीं लग रहे हैं, डॉक्टर में थोड़ी, अभी से क्लियर करते हैं सर, चांस तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे सर, हमें देखने में हम कोई ऐसे थोड़ी कम सर, मतलब चांस तो देखो। ये ठीक है बेटा, ये कर नोट कर ले आप लोग।
बेटा सीडी मैंने लेजर बैलेंस किए, मैंने कैश बैंक के लेजर बैलेंस किए। जी हो गया वो, सॉरी। तो बस मैंने लेजर सिंपली बैलेंस किए, कैश और बैंक का लेजर दो एक कंबाइंड टीम में बना हुआ है, वो मैंने बैलेंस किया। आने थे सर जी, क्या हो गया, पहला सवाल तो अगर अगर वो भी होता और अगर डिस्काउंट रिसीव भी होती तो 1 मिनट शुरू तो करते सी। ये सर जी नोटेड है प्लीज। चले सर, ये सारी जो बात हम कर रहे हैं इसकी जो सही स्टोरी है वो जरा ज़हन में लाएं। अगर डे बुक्स बन रही हो तो प्रोसीजर ये होता है कि क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल रिटर्न्स के लिए सेल रिटर्न डे बुक, और देन फिर अगर कस्टमर से कोई कैश वगैरह आया तो इसके लिए कैश बुक बन जाती है। तो हमारा इसमें सारा फोकस जो है कस्टमर्स पे थोड़ी देर के लिए। देन अगर ये बुक्स बन जाए तो फिर इन बुक्स से लेजर्स बनाए जाते हैं पोस्टिंग करके। फर्स्ट पेज देखें जो मैंने पेज बनाना शुरू किया था, किस चीज को हमने सब डिवाइड किया हुआ, तो जर्नल को हमने सब डिवाइड कर दिया। जब ये जर्नल सब डिवाइड होकर बन जाएंगे तो यहां से फिर लेजर्स का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो अब इसमें डबल एंट्री लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन इन बुक्स में, तो बार बार एक ही ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री लिखने की बजाय क्रेडिट सेल की सबको एंट्री पता है, सबको मीन सब अकाउंटेंट्स को, सेल रिटर्न की, तो उसमें एंट्रीज लिखने की बजाय बस ये फिगर्स वगैरह लिख ली जाती है। लेकिन पोस्टिंग का बड़ा तरीका ये होता है, अगली बात जरा ध्यान से सुनिए, पोस्टिंग का तरीका ये होता है कि इनिशियली पोस्टिंग टोटल्स की बेस पे की जाती है। असल में प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा अगर रियल लाइफ को अपने ध्यान में ले, हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हुए अनफॉर्चुनेटली इंटेंशनल मिस्टेक्स भी हो जाती हैं और समटाइम्स अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मींस जानबूझ के भी गलतियां की जाती हैं, मान सके, लेकिन शायद पाकिस्तान में बातें रेलिवेंट ना हो जो मैं भी करने लगूं। और समटाइम्स जानबूझ के गलतियों के साथ साथ इंसानी एरर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है लिखते हुए, और जानबूझ के भी किसी का रिसीवेबल किसी का रिसीवेबल जीरो करके किसी का रिसीवेबल में डाल दिया। ये बात आपको समझ तो नहीं आएगी, लेकिन मैं थोड़ी ट्राई बस करूंगा, जब सिंपल सी बातें समझना आपके लिए मुश्किल है। मतलब फॉर एग्जांपल कैश किसी जाहिर साहब से आया और रिकॉर्ड में लिख लिया किसी उमर साहब को, तो अब इसमें सैकड़ों ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होती हैं। देयरफॉर ओनर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो डेली बेसिस पे हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली चेक कर सके कि ये सही है या गलत है। तो कुछ अकाउंटेंट्स पे भरोसा करना पड़ता है, लेकिन फिर किया ये जाता है कि एक दूसरे का काम जरा क्रॉस चेक करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाती है, और ये उम्मीद रखी जाती है कि अगर किसी साहब का काम को दूसरे साहब चेक कर रहे हैं तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये मिल जाएंगे तो फिर कोई और भी रखना पड़ेगा। फिर इसीलिए ऑडिट्स के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, फिर एक्सटर्नल ऑडिट्स भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कोई ना कोई मसला इवन देन रह सकता है अगर इन सब लोगों को ही किसी रेस्टोरेंट में बुला लिया जाए
और दुनिया में तरीके तो बहुत से अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन शायद बेस्ट तरीका यही है कि लोगों में जरा खुदा खौफी क्रिएट की जा सके, लेकिन वो जरा ज्यादा ही मुश्किल काम है शायद खुदा खौफी क्रिएट करना। इसलिए एक काम तो कम से कम दूसरे के काम के साथ चेक करवाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक तरीका ही होता है, अब ये थोड़ी सी बेस ज़हन में रखें कि एक जब डे बुक्स बन जाती हैं तो यहाँ से पोस्टिंग करते हुए किसी एक अकाउंटेंट के जिम्मे ये लगा लिया जाता है कि वो टोटल्स की बेस पे ये लेजर्स बनाते हैं। मसलन जरा 55,000 देखें जरा, व्हाट इज 55,000? टोटल क्रेडिट से व्हाट शुड बी द डबल एंट्री? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन ये किस डेटर की सेल है? ये सब की है। अब ये 10 हो, 50 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी हो, एक अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो टोटल्स की बेस पे ट्रांजेक्शंस पोस्ट करे। लेकिन उससे क्या पता चल जाएगा? ये तो पता चलेगा कि टोटल रिसीवेबल कितना है, लेकिन क्या आपको इंडिविजुअली रिसीवेबल्स भी पता होने चाहिए? ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, सी से कितना लेना है, डी से कितना लेना है, और ई से अगर एडवांस आ गया तो वो कितना आ गया, ये सबका अलग अलग भी पता होना चाहिए। तो उस अलग अलग के लिए फिर एक और पर्सन हायर किया जाता है, वो अलग अलग अकाउंटिंग करके अलग अलग रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड रख रहा होता है। क्या ये टोटल रिसीवेबल का रिकॉर्ड और इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के सम का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए? मतलब मैं आपसे कहूँ कि 5 लाख रुपया रिसीवेबल है, तो क्या इंडिविजुअल रिसीवेबल्स को प्लस करके भी 5 लाख ही बनना चाहिए? तो ये सेग्रीगेशन का मकसद क्या है कि अगर कोई टोटल्स वाले ने गलती की है या किसी इंडिविजुअल वाले ने गलती की तो वो ट्रेस हो सके। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब डे बुक्स बन जाए, ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बड़े बड़े हैं, तो एक अकाउंटेंट टोटल्स की बेस पे और एक अलग अकाउंटेंट फिर इंडिविजुअल्स की बेस पे एंट्री करेगा। तो इस वक्त एक सेकंड के लिए वो इंडिविजुअल वाला अकाउंटेंट साइड पर रख दें और पहले आप वो टोटल वाले अकाउंट को। तो टोटल मींस 55,000 की जरा डबल एंट्री दोबारा बता सकते हैं? अब ये जो आपने एंट्री बोल दी है, इस एंट्री से फिर एक टोटल डेटर्स का लेजर बनेगा। 55,000 में कौन कौन है? ए बी सी डी। तो यहां से फिर एक टोटल डेटर्स अकाउंट बनेगा। है जो लिखने के नाम से जल्दी ना कीजिए। कुछ वर्ड समझ आता है टोटल डेटर, लेकिन टोटल डेटर मींस टोटल कस्टमर्स, मेक इट सिंपल। टोटल वो सारे कस्टमर्स जिनके बैलेंसेस, जिनसे सेल है। और इसी का एक और नाम भी है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। मैं अगर कभी कह भी दूं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, आई मींस टू से टोटल डेटर अकाउंट। इन अदर वर्ड्स ये सारे डेटर्स का एक अकाउंट है, टोटल कस्टमर्स का अकाउंट। इससे हमें सारे कस्टमर्स का रिसीवेबल पता चलेगा। और यकीनन दूसरी बात ज़हन में जरूर रख लीजिएगा कि हमें अलग-अलग भी पता होना चाहिए, अलग-अलग भी पता होना चाहिए, लेकिन उसकी बात बात में। दोबारा जरा मुझे 55,000 देख के डबल एंट्री बता दो। तीसरा से एंट्री बोलो, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो मैं से डिसएग्री तो नहीं कर देंगे? तो दो लेजर कौन से बन गए? टोटल डेटर अकाउंट और एक सेल। टोटल डेटर अकाउंट में फिगर किधर आएगी? डेबिट साइड पे। रेफरेंस क्या आएगा? क्योंकि फर्स्ट ईयर इसकी बीडीए भी नहीं, सिर्फ सेल ही काफी है। डेटर के लेजर में फिगर आनी ही किस सेल की है? जो क्रेडिट सेल है। तो डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल के लेजर में 55,000 और रेफरेंस के तौर पे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। बनाने शुरू करें आपकी कला लेजर में, बल्कि इसके ऊपर हेडिंग बना दो लेजर्स। तो प्लीज इसमें कोई नई चीज एक ही है जो थोड़ी सी मैंने बता दी ई वाली, बाकी सब कुछ वही है, सवाए इसके एक मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ चेंज होगा, तरीका शायद डिफरेंट है, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो इस लेजर में भी 3 कॉलम बने हुए, 1 2 3। नहीं, मेरे सामने 3 दोस्त हैं, उन्होंने अपना एक लेजर बनाया हुआ।
डेटर्स कंट्रोल अकाउंट सिंपली मीन्स सारे कस्टमर्स का करना। ये लिखिए, सेल रिटर्न डे बुक देखें, और इस वक्त आप टोटल अकाउंटेंट है, टोटल्स वाले अकाउंटेंट है। कितना नजर आ रहा है? 5000 की सही फाइनल वर्ड्स के साथ डबल एंट्री बोल रहे हैं। सेल रिटर्न का लेजर अलग होगा, यकीनन होगा। पहले बात पूरी कर लेने दो। सेल रिटर्न डेबिट बाय 5000, रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा? डेटर कंट्रोल अकाउंट। डेटर कंट्रोल अकाउंट दोबारा नया बन जाएगा? हरगिज नहीं बनेगा, पहले बना हुआ है। रेफरेंस उसमें क्या आ जाएगा? डेटर अकाउंट के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह भी रखिएगा, 5 लाइन और थोड़ी सी इसको खुला रख लीजिए। बाकी सेल और सेल रिटर्न के लिए इतनी खास जगह नहीं चाहिए। और बेटा प्लीज कुछ नहीं लिख सकते हैं, यही लिखना है जो लिख रहे हैं। इस तरह काइंडली माय डियर, इस तरह बेटा इस तरह नहीं किया करें। जो बात एक छोटी सी प्रोसीजर है वो अगर कर सकते होते मैं क्यों ना बताता, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए अलग रिकॉर्ड रखेंगे, वो भी मैं बात करता हूँ। प्लीज टोटल्स की बेस पे ये काउंटिंग होगी। तो कंट्रोल अकाउंट में सारी फिगर्स डे बुक्स का टोटल करके है। कोई पोस्टिंग करते हुए मैंने नया काम किया, मेरा नहीं क्या, आपका क्या हाल है? हमें तो सब कुछ नया लग रहा। देन सर जी अरे कैश बुक, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एज वेल। कैश बुक के कैश कॉलम, डेबिट साइड कैश कॉलम का टोटल करेंगे हम। जितने कस्टमर से कैश आया होगा, जितने कस्टमर से कैश आया होगा उन सब का सम करेंगे। तो सम कैश बुक के डेबिट साइड में कितना बनता है? 7000 किया भी हमने। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बीच में कैश सेल भी होती, कहीं कैपिटल से कैश भी आया होता, तो हमने सिर्फ किस किस का उठाना है? कस्टमर्स वाला। कस्टमर्स वाला यहाँ है ही कस्टमर्स वाला, लेकिन अगर मिक्सअप हुआ तो हम कस्टमर्स का कैलकुलेटर पकड़ के टोटल कर लेंगे। व्हाट इज द टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर? डबल एंट्री बोल रहे हैं। अब बेटा अगर कैश बुक्स बनी हो तो फिर कैश बुक क्योंकि लेजर फॉर्म में ही बनी हुई है, कंसंट्रेशन से देखें, क्या कैश बुक एक लेजर फॉर्म में ही बनी हुई? कैश डेबिट, तो इसका फिर लेजर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में सीडी भी आ गया, वो भी देखो। ये 7000 के है, वो उधर वाला 7 उधर सीडी, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, और वो 6000 उधर उधर वो सीडी बैलेंस है। तो क्योंकि कैश और बैंक के कॉलम्स इन लेजर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इनके दोबारा लेजर्स बना के सिर्फ टाइम वेस्टिंग। तो सिंपली क्या करूंगा, कैश यहाँ डेबिट हो चुका है। कहाँ डेबिट हो चुका? कैश बुक के कैश कॉलम में। मैं उससे क्या उठा के डबल एंट्री से में ला रहा हूँ? कैश डेबिट एंड डेटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। बताइए यहाँ फिगर क्या लिखूं? 7 लिखें। तो कैश का क्यों नहीं बना रहा? ऑलरेडी बना हुआ कैश बुक बनी के लेजर फॉर्म में हुई, तो इसलिए वहां से दोबारा लेजर बनाना एक टाइम वेस्टिंग बात। तो डेटर अकाउंट में, लेकिन एंट्री पूरी बोल के बारह लिखिए। डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ज्यादा कॉमनली जो मैंने ब्रैकेट में लिखा, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड सॉरी कैश डेबिट डेटर कंट्रोल अकाउंट, कैश डेबिट डेटर कंट्रोल अकाउंट। बहरहाल वो मैंने ब्रैकेट से बाहर इसलिए लिखा ताकि ऐसी कोई कंफ्यूजन ना रहे। डेटर कंट्रोल अकाउंट सिंपली मींस हमने सारे कस्टमर्स या डेटर्स को इकट्ठा कर दिया। ये मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन? मैंने कब कहा रिसीवेबल? आपको कैसे पता चला? मुझे चांस देंगे तो मैं बता सकूंगा वो क्या है। क्या वो वही है जो आप कहना चाहते हैं? यकीन माने मैं वही कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो तभी कहूंगा जब आप मुझे बताएंगे। और अगर मैंने वो रिसीवेबल कहा तो मौला मुझे उस दिन से बचा लेगा।
मेरे उस दिन से पहले मौला उठा ले कि मैं उस 4000 को रिसीवेबल करूँ। आपके साथ रह के बेटा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं करना तो यही चाहता हूँ लेकिन अब मुझे बदलना होगा। तो मैंने आज से फैसला किया है कि बात आपकी फाइनल। आप उस 4000 को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पेबल भी नहीं मैंने कहने दूंगा। आप उस 4000 को कुछ कहना चाहते हैं? रिसीवेबल ना कहना मैंने ना आपने, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो एडवांस है, वो पेबल भी नहीं, वो आप पैसे वापस नहीं करने, चीजें देंगे, तो उसका वही नाम है जो आपको पता है, वो अनअर्निंग इनकम, तो वो लायबिलिटी है। तो वो कहाँ आएगी? जहां आप हुक्म करना मैंने वैसे लिखा। दोबारा कैश बुक में जाए, दोबारा कैश बुक में जाए। अब किस कॉलम का टोटल रह गया फाइनली? अब उसमें ट्रांजैक्शन ही एक है, अगर इसमें भी एक से ज्यादा होती उसका भी सम करते हैं। अब एक ही 6000 है। इसी तरह अगर कैश कॉलम में कोई एक फिगर होती, अब अगर फिगर ही एक है तो वही इसका टोटल भी होगा। तो 6000 रुपए की एंट्री बोले, डेबिट हो चुका है, बैंक डेबिट हो चुका है और डेटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डबल एंट्री पूरी तरतीब से बोला दोबारा। वंस अगेन ये टोटल्स की बेस पर है। और बेटा उजैर साथ साथ चला करो यार, ये क्या करी जा रहे हैं? मेरे से 2 मिनट पहले सवाल आ गया, सर कैश बुक में बैंक भी तो है। तो आ तो गया है सर, जब टाइम आएगा तो आएगा नहीं। जी अब आप देख के बताएं, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं रह गई जिसे हमने पोस्ट नहीं किया? डिस्काउंट अलाउड है नहीं, जो डाटा मासूम सा छोटा सा था, क्या वो सारा पोस्ट हो गया? देख लें एक नजर, यहाँ तक रिवाइज करें जो पिछला पूरा पेज पड़ा है, एक नजर देखना चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन फाइनली यहाँ तक कंफ्यूजन, बाकी जो अगली बात है वो मुझे जरा मौका दें। सर इधर लेटर ई अभी होने लगा यार, अभी होने लगा। क्या होना चाहिए? होने लगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। क्या हमें ई का हिसाब रखना चाहिए कि उससे एडवांस में लिया हो? और क्या ये लगा पता होना चाहिए कि ए बी सी डी से रिसीवेबल है? अभी आप देखिएगा होगा, आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, जी आगे चले सर। नहीं सर जी, आफ्टर ऑल दीज ट्रांजेक्शंस पोस्टिंग के बाद हम हमेशा जिस तरह लेजर्स बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करेंगे, लेकिन अब बैलेंसिंग जरा काइंडली मेरे साथ अगर पहले रुक के सुनेंगे बात असल क्या है। एक सेकंड के लिए कैलकुलेटर पकड़ता हूँ। और इसका टोटल करने से पहले मैंने सिर्फ कहा था कैलकुलेटर पकड़ना। सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं भैया। अभी थोड़ी देर पहले हमने ए बी सी डी के इंडिविजुअल बैलेंसेस के बारे में भी बातें बातें करते सोचा था। तो मैं अभी आपके सामने डेटा दोबारा करता हूँ। मेरा ख्याल इतनी वर्किंग हम जुबानी भी कर सकते हैं। फिर बैलेंसेस का सम करना है आपने। मसलन जरा ए देखें, लेट्स ट्राई आगे कर सकते हैं। ए को सेल कितनी की थी? ए से सेल रिटर्न 2000 2000 2000, एक ही सेल रिटर्न रह गया था 8000 रिसीवेबल, 3000 उससे मिल गए, तो कैलकुलेटर में लिखे 5000। ये किसका रिसीवेबल है? निकालने की जुबानी या ऐसी मैं जज्बाती हो रहा हूँ?
इस तरह के तो हम हो सकते हैं अब 10 बार। बी की सेल है 15,000, बी से सेल रिटर्न नहीं है, 6,000 चेक से पैसे मिल गए, तो इसका रह गया 9,000। तो पहले कितना था? 5,000 प्लस 9,000, एक और प्लस दबा लें। सी से सेल है, सी को सेल है 5,000, उससे ना रिटर्न हुई है और ना ही पैसे मिले हैं, तो ये 5,000 लिख रहे हैं एज। ठीक हो गया यहाँ तक? फिर डी को सेल हुई है 25,000, डी से रिटर्न हुई है 3,000 और कैश कोई नहीं मिला है, तो रह गया 22,000, तो इज इक्वल टू दबा दें, ये बनता है 41,000। क्या टोटल रिसीवेबल 41,000 है? मैंने इस सारी स्टोरी में ई का जिक्र नहीं किया क्योंकि ई से रिसीवेबल है, उससे कुछ और है, उससे कुछ और है। तो टोटल रिसीवेबल इज 41। अब आए जरा डेटर कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस करके दिखाएं एज इट इज, जिस तरह ये फिगर्स नहीं, बड़ा भी लिखना नहीं है यार, क्या एकदम जज्बाती रहते हैं, मतलब बैलेंस करके दिखाएं, वैसे ही बैलेंस करके दिखाएं। डेबिट और क्रेडिट साइड को नेट ऑफ करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बड़ी नेग्लिजिबल सी महसूस हो रही है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एज इट इज? ये 37,000 बनेगा और वैसे कितना रिसीवेबल आ रहा है? 41,000। तो वैसे 41 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 41 की बजाय 37। इशू क्या है? इशू ये है कि इस 7,000 में 4,000 ई वाला भी शामिल है और ई से रिसीवेबल नहीं है, एडवांस। तो अगर हम इसे एज इट इज बैलेंस करते हैं तो ए बी सी और डी का 41,000 का रिसीवेबल ई के 4,000 एडवांस से नेट ऑफ हो रहा है। ये रिसीवेबल कौन सा बैलेंस होता है? रिसीवेबल कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। रिसीवेबल हमने लेना है तो किस किस से लेना है? अगर 4 ही कहना होता तो मैं भी बोल देता, ए आराम आराम से लेना है, ए बी सी और डी से 41,000 लेना है और ई से लेना नहीं है, उससे एडवांस में लिया हुआ है। तो अगर मैं इस लेजर को एज इट इज बैलेंस कर दूं तो ए बी सी डी का रिसीवेबल ई के एडवांस से नेट ऑफ हुआ, ये समझ आता आखिरी मेरा? तो 41 माइनस 4 37 बनता है। तो ये जो नेट ऑफ हुआ है, क्या बैलेंसेस आपस में नेट ऑफ होते हैं? यस होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रा देखा है, वो तभी होते हैं अगर सेम पर्सन से रिसीवेबल और सेम पर्सन को पेबल हो। तो ई इज अ डिफरेंट पर्सन, ए बी सी डी इज अ डिफरेंट पर्सन, तो इनका आपस में नेट ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है इस तरह से। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें बैलेंसिंग करते हुए थोड़ी सी एहतियात रखनी है। और एहतियात कैसे रखनी है? फुल कंसंट्रेट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आंसर आपके सामने आने लगा। मैं इसे एज इट इज बैलेंस क्यों नहीं कर सकता? आपको ये मेरा क्वेश्चन इरेलीवेंट महसूस हुआ है, लेकिन मुझे जरा जवाब चाहिए। इरेलीवेंट है ये सही है, पता नहीं क्या सवाल, ये मैं कर जाके सोच लूंगा। मैं इसे एज इट इज बैलेंस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रिसीवेबल्स और एडवांस बैलेंस आपस में नेट हो जाएंगे। देयरफॉर सर जी कोई भी इशू नहीं है। क्या आपको पता है ये जो 4,000 ई से मिला है, ये हमारा एसेट नहीं है, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? तो आपके लिए बस एक नई चीज आने लगी है, हमारे इसी एक लेजर के अंदर 4% से रिसीवेबल है और इसी एक लेजर के अंदर 1% का एडवांस है। पेबल मुनासिब वर्ड नहीं, हमने पैसे वापस नहीं करने, हमने चीजें दे के पैसे कमाने हैं। तो आप पेबल की जगह अगर वर्ड भी सही करें तो अच्छा, अन इनकम बेहतर। लायबिलिटी है लेकिन पेबल नहीं, मतलब मींस उसे कैश नहीं देना, चीजें देनी है। तो 4% का रिसीवेबल 1% के अन इनकम से नेट ऑफ हो रहा है, जो सही नहीं है। दोबारा शुरू करना जरा। 4,000 हमारी लायबिलिटी है, कंफर्म है? तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आपको ये पता है कि लेजर में
क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आता किधर है? तो इस लेजर में 4000 एक डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अब इस चक्कर में ये पड़ जाना एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? जिस तरह अभी पता चल गया वहां पर पता चल जाना। ये 4000 क्या मिल गया है? सर मिल गया है सर, लेकिन अभी कमाया नहीं है, तो इसे हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पे होना चाहिए। तो मैंने क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पे लिखा, सही जगह है 4000। अब आप कैलकुलेटर दोबारा उठाएं और अब इस रिवाइज सिचुएशन में मुझे जरा लेजर बैलेंस करना है। अब डेबिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 59,000 और अपोजिट साइड का भी कितना होना चाहिए? 59,000। क्या 41,000 का रिसीवेबल आ गया सर? व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग जो हमने सीखी है कि डेटर्स में से अगर कुछ साहिबान से रिसीवेबल है और कुछ साहिबान से अर्नड इनकम है तो हम उसको नेट ऑफ नहीं कर सकते, लायबिलिटी अलग प्रेजेंट होगी एज अ क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, रिसीवेबल अलग प्रेजेंट होगा एज अ क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, और इसी तरह फिर हम लेजर बैलेंस करते हैं। अब एक सेकंड बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान बनाएं। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, करंट एसेट्स ध्यान बनाएं। 41,000 करंट एसेट्स में आएगा, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स डेटर के नाम से, और 4,000 लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में अनअर्न्ड इनकम के नाम से या एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से। अनअर्न्ड इनकम के वर्ड से कंफर्टेबल है? अनअर्न्ड इनकम अलग आएगी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में, और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स अलग प्रेजेंट करेंगे। अब बाकी कर लेते हैं, पहले ये इनके साथ वर्ड्स लिख लें। मेरी किसी बैलेंसिंग में, किसी टोटल करने में कंफ्यूजन हो तो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ, रिपीट कर दिया, पहली बात नहीं समझी। तो क्या डेटर कंट्रोल अकाउंट में दो बैलेंसेस भी हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? अगर कुछ कस्टमर से पैसे भी लेने और कुछ कस्टमर से एडवांस में दिए तो फिर दो भी हो सकते हैं। जिन्होंने एडवांस में दिए उनका क्रेडिट बैलेंस होगा और जिनका डेबिट बैलेंस होगा उनसे रिसीवेबल। जी अली इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने जब बातें और करनी है तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाना, फ्रेंड में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लाइन लिखने की बजाय इसकी वैसे डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाए। ये बेटा लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ये नोट कर ली, बाकी लेजर बैलेंस कर लें, बाकी नहीं वैसे ही होना, सेल और सेल रिटर्न। जी सर अब जरूरत नहीं ना पड़ी, इसी एक लेजर में अब रिसीवेबल भी आ गया और लायबिलिटी भी आ गई, तो अब अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, अलग लेजर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक ट्रायल बनाता हूँ, अभी ट्रायल में कैसे लिखे वो भी लिख देता हूँ। तो अब किसी नए लेजर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी एक लेजर में दोनों चीजें इकट्ठी होंगी। कहाँ पोस्ट करनी है सर जी? इसे जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो इस फिगर को लाइबिलिटीज में लिखेंगे नहीं, और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो इस फिगर को डेटर्स एसेट्स में लिखेंगे, डेटर्स के सामने।
ये तो लिखेंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अभी ट्रायल भी बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अभी लेजर बना रहे हैं, आगे मैं बताता हूँ। ये सेल और सेल रिटर्न कैंडी बैलेंस करना। तो सॉरी आपकी मीटिंग में जरा मैं मुखल हो रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही होगी, पर मैं बैलेंस करना चाह रहा हूँ। जो हजरात पास हो गए हैं, सवाए रब के शुक्र के बनता कुछ नहीं है, फिरौनी इतना भी नहीं ले आइएगा, रब ने पर्दा रख लिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता। जी नोट कर लिए सब? Any finally confirm? Then sir, it's in let balance बना देता है। ट्रायल बैलेंस कितने को ठीक है। अकाउंटिंग हेड्स डेबिट क्रेडिट, अब आपने पहले बनवाना है, पहले फिर लिखना है। बताएं कौन सा लेजर सबसे पहले लिखें? चलिए पहले ये लिखवा, डेटर कंट्रोल अकाउंट। डेटर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है। डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम। दोबारा हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम। जब इससे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 41,000 फिर एसेट्स में, 4,000 ठीक जी, ठीक है सर। नाम भी लिख लेंगे सर, नाम भी लिख लेंगे जब बन, वो नहीं बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे। सेल्स का कितना बैलेंस होगा? सेल रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस, ठीक है। और कैश और बैंक का मैंने कहा था लेजर अलग बनाया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ ढूंढे। क्या कैश और बैंक में भी बैलेंसेस है? कैश का कितना बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? और क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। और बैंक का 6,000 डेबिट बैलेंस। कैलकुलेटर उठाएं, कंप्लीट करें टोटल। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। और उससे अगले साल क्या लेंगे? और सर जी प्लीज साथ साथ चलेंगे, मतलब क्या आखिरी बात होगी? पहले ये वाला साल तो खत्म करना। आप उससे अगले साल के साथ बताएं, मैं इस नेक्स्ट ईयर बताता हूँ। नहीं मेरा भी सवाल है, मेरे पे सवाल कर रहे। मेरा सवाल इसलिए रेलिवेंट है कि अभी बात होगी तो होगा, प्लीज यार तो मान लो। एक मिनट जरा काटिए।
देन जरा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो बनाया हमने, यहीं से फाइनली जरा बैलेंस शीट बनाए थे हमने। एक ही चीज है ट्रायल बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आना है? तो ये जो बेटा 41,000 है, ये करंट एसेट्स में बाय द नेम ऑफ डेटर्स है, ये रिसीवेबल है फ्रॉम कस्टमर्स। अब कंट्रोल अकाउंट वर्ड वहां लगाने की जरूरत नहीं, वो तो लेजर के लिए वर्ड था। सारे डेटर्स को इकट्ठा एक ही लेजर में टोटल करना था, इकट्ठा उनका हिसाब रखना था, इसलिए कंट्रोल वर्ड आ गया। और ये जो बाकी 4,000 है, ये अनएर्न इनकम के तौर पर, फिर अनएर्न इनकम की हेडिंग में अगेंस्ट करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा। तो डेटर का ये बैलेंस करंट एसेट्स में, ये अब बातें याद आ रही थी जो कल हुई हैं करंट एसेट्स में, और नॉन अनएर्न इनकम करंट लायबिलिटीज में। नॉर्मली ये पैसे अगले 12 महीनों में मिल भी जाएंगे, और नॉर्मली गुड्स भी आप एक ही साल के अंदर अंदर दे भी देंगे। तो अनलेस वो बताए कि ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है या लॉन्ग टर्म अनएर्न इनकम है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट करंट लायबिलिटी, अनएर्न इनकम इज करंट लायबिलिटी एंड डेटर इज ऑलवेज अ करंट एसेट। तो जरा कंप्लीट कर लेना इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। देन सर इसके बाद नेक्स्ट एक हेडिंग लिखा पहले, सेकंड ईयर में जाने से पहले, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। individual accounts of customers। इसके लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए वर्ड सब्सिडी लेजर यूज होता है, लेकिन सब्सिडी लेजर मीन नथिंग एल्स एक्सेप्ट इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स की बात हो रही है। तो सब्सिडी लेजर सिंपली मींस कस्टमर्स के अलग अलग रिकॉर्ड्स बनने चाहिए क्या? yes. 41,000 ये तो बता रहा है कि टोटल रिसीवेबल इतना, इवन 4,000 भी ये बता रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 3-4 लोगों ने अगर एडवांस में पैसे दिए होते तो ये 4,000 की जगह टोटल आ रहा होता, तो फिर आपको अलग-अलग भी पता होना चाहिए किसके कितने एडवांस में। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज इंडिविजुअल अकाउंट्स? अब अलग-अलग पता चले। अब आप वो अकाउंटेंट बन जाए जिसने सपोज एक और रजिस्टर सामने रख लिया और उसने अब इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने। आपको क्वेश्चन हो गया वो जो आप बात कर रहे थे 4,000, वो समझ आ गई प्लीज जो आप पूछ रहे थे? इधर रखो वो ऊपर। जी सर, अब आप जरा अपनी पिछली डे बुक्स में जाए जरा, जहाँ डे बुक्स बनाई है। आप बताएंगे कितने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे? ए बी सी, ए बी सी डी और ई। ई भी कस्टमर है, फर्क सिर्फ क्या है, उसने पैसे एडवांस में दिए। तो ए बी सी, ये आप इंडिविजुअली बना सकते हैं। ढूंढने जरा डाटा ढूंढे ए बी सी डी से रिलेटेड और इंडिविजुअली फिगर्स देखें। सेल्स डे बुक देखें, वही डाटा डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सर? सेल रिटर्न देखें कहाँ कहाँ आएंगी, अपने रजिस्टर में से देखें कहीं।
कैश बुक देखें सर जी, कैश बुक देखें, कहाँ देखें कहाँ देखें, कहाँ है कैश बुक? यानी कि इसका मतलब बोर्ड पे अंधाधुंध देखें, ये हुई ना असल बात। कैश बुक कहाँ देखें, बोर्ड पे है ही नहीं। अगर मैं जी का लेजर भी बना देता ना तो सबने बना लेना था, शायद हो। और इन ट्रांजेक्शन्स को इमीडिएटली पॉज करके इन लेजर्स को बैलेंस कर दें। बेटा सारा कॉन्सेप्ट वही है यार, डेबिट क्रेडिट का, कस्टमर के अकाउंट का ही है। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, सब्सिडी लेजर्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। सीडी निकालें सर। सॉरी मैं बताना भूल गया, कैलकुलेटर अलाउड है इस बहस में। नहीं वो तो करना नहीं है, कैलकुलेटर पे करना, ऐसे करना नहीं, वैसे कर नहीं रहे। नेट इफेक्ट ये ठीक है नहीं बैलेंसेस? देख रहे हैं कोई कंफ्यूजन अगर आती है, क्या इन सब का सम के बराबर होना चाहिए? कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस के इक्वल होना चाहिए। ये बन गए? एक लास्ट स्टेप लिखे अगर हो गया तो। नहीं टोटल करने का ऐसा करना नहीं, बड़ा इसका एक तरीका फाइनली ये रखें जरा। एक लास्ट हेडिंग लिखे, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन इंडिविजुअल लेजर से, फिर एक लिस्ट बन जाती है, मतलब एक पेज बन जाएगा जिसमें बैलेंसेस आ जाएगा। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनाने का तरीका में से एक सुन ले, बाकी बनाइएगा। अब आपने लेजर्स के सीडी ढूंढने हैं, ए का सीडी कितना है और साथ इनकी डेट्स मेंशन कर देनी है। डेबिट बी का 9000 डेबिट, सी का 5000 डेबिट, डी का 22000 डेबिट, और देन डेबिट्स का फिर एक अलग टोटल कर लेना है। डेबिट्स का टोटल करना है, करें जरा डेबिट्स का टोटल करें करें, आएगा आगे, आया था पहले भी आया था। डेबिट्स का सम, डेबिट्स का सम 41000, और फाइनली फिर इसके नीचे ई का लिख के, ई का कितना है 4000 क्रेडिट है, और क्योंकि उसके अलावा किसी का नहीं है तो 41000 डेबिट और 4000 क्रेडिट। तो क्या इस लिस्ट का बैलेंस फाइनली कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस से मैच करना चाहिए? करना चाहिए सर, लिख के करना। तो डेबिट अलग लिख लें और क्रेडिट अलग लिख लें और उनका फिर सम करना। ये पहले छुट्टी थी बात।
अगर आप ठंडे दिल से सोचे तो आज हम छुट्टी ही थी, तो जहाँ छुट्टी में इतना पढ़ ली है, अब तो आदत ही पड़ गई छुट्टियों में पढ़ने की। जहाँ इतना पढ़ लिया वहाँ घंटा का थोड़ा को डिफाइन कर लेना। आ जाए किसी यही सर जिंदगी है सर, ये अपनी अपनी जगह सर। असल गेम वही है कि जो दिल टूट सके सर, जो खुश हैं अल्लाह ताला ने हमेशा खुश रखे, और जो इस वक्त किसी मुश्किल में है अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करे। लेकिन ये जिंदगी इसी तरह से हमेशा कोई स्मूथ सेलिंग नहीं, तूफान रास्ते में आते रहते हैं। लेकिन असल चैलेंज यही है कि इससे परेशान ना हो जाए। देखिए एक दफा मैंने क्लास के स्टार्ट में आपसे पता नहीं बात की थी या नहीं, अगर तो कोई और ऑप्शन है जिंदगी में तो अवेल कर लें। तो ऑप्शंस हैं बहुत सारी, और ऑप्शंस है, ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तो पहले वो भी कर लें वो भी कर लें। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप आराम से सीए करें। लेकिन इस बस ये मेरा वर्ड आखिरी वर्ड ध्यान में रखिएगा, करें या हो जाएगा, ये जहन फर्क ही जहन रखिए। मैं लगा हुआ ये हो जाएगा, आप सारी जिंदगी लगे रहे इसलिए नहीं होगा। आप हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। लेकिन आप अगर अपनी एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं तो ये मैटर करता है। तो ठंडे दिल से, मुझे नहीं पता आपने कितनी एफर्ट की है, खुदा ना खास्ता कोई रह गया है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने कितनी मेहनत की थी, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अपनी एवेल्युएशन सही करें, अपने आप को धोखा ना दें। अगर आपके ख्याल में आपने सेटिस्फैक्ट्री तौर पे तैयारी नहीं की थी तो जो वक्त गुजर गया वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कम इरादा भी करें और उसकी कोशिश भी करें। ठीक है, अपने आप से झूठ ना बोलें, दूसरों के साथ ठीक है इंसान अपने आप को जरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ चीज होती हो सकती है, मैं नहीं कहता, उसमें डिबेटेबल इशू है, लेकिन अपने आप से कम गलत बयानी ना करें। अगर गलती हुई है तो एक्नॉलेज करके एक नई जिंदगी का आज से स्टार्ट करें। ठीक है सर, बस जरा 2 मिनट में चाहिए तो उसके बाद नमाज के एक दफे ब्रेक करते हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी बात बाकी फिर कल कर लेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस लिखना। इस एग्जांपल को मैंने जरा फर्स्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया आपसे, तो जरा एक सेकंड के लिए बस एक छोटी सी चीज। सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस सर, ये जितने थ्योरी के सब्जेक्ट्स है ना, इसका कोई इसके अलावा हाल ही नहीं है कि आप इन्हें लिख लिख के याद करें। और इस तरह की बात अजीब सी लगती है मुझे कि मुझे याद नहीं होती चीजें, पता नहीं आपकी क्लास है या कोई और क्लास है। कल परसों की बात है, जब हम मैट्रिक में थे या एफएससी में थे तो रट्टे लगाते लगाते यहाँ पहुंचे। अब हम कहते हैं हमें याद नहीं होता, वहां में 14 नुकात भी याद थे, पता नहीं वो है सिर्फ वो 14 के 14 याद। क्यों? पता था याद ना हुए तो वो भी हो सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली हम जरा थोड़ा प्रोफेशनल बन गए, और प्रोफेशनल का मतलब तो ये होता था कि खुद पढ़ा जाए, लेकिन हम प्रोफेशनल का मतलब भी बन गया पढ़े ना पढ़े, आए ना आए, ये प्रोफेशनलिज्म। तो सर जी सब कुछ याद होता है, 14 है सिलेबस में से भी, वो 14 के 14 एक एक लफ्ज याद था उसका, कोई इशू नहीं था। अब कहते याद नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब कुछ होता है, बिस्मिल्लाह पढ़े, साथ साथ याद करने वाली चीजें नोट्स बनाए गए। इस बात को नहीं छोड़े। सिर्फ सर जी मुझे पिछली स्टोरी से एक डेटर कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट ईयर का बनवा रहे हैं। डेटर कंट्रोल अकाउंट देखें, अपना रजिस्टर दोबारा खोलना पड़ेगा मुझे, पिछले पेजेस पे जाना होगा, फिर अगर खुला था। सीडी बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनाऊंगा, लेकिन सेल और सेल रिटर्न्स बने, बैलेंस शीट आइटम्स। तो डेटर कंट्रोल अकाउंट में तो बैलेंसेस दो हैं, लिखूं कैसे? बीडी हो जाएगा 4000 यार, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे होता है। तो सदी देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट दैट कि दो सीडी दोनों बीडी बनते हैं। तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड, एंड दैट्स इट, एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। तो आई होप कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखे,
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गया जी सर? ये होगा बाकी से फिर कल थोड़ा सा और कंप्लीट भी कर लेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज बहुत से लोग जो माशाल्लाह पास हो गए हैं, उन्होंने शुक्राने के नफल भी अदा करने होंगे। तो कुछ लोगों ने रब से तौबा भी करनी होगी। एक नई जिंदगी का स्टार्ट करते हैं आज। तो आए नमाज पढ़ के एक दफा नई जिंदगी का स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। वापस इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, अगर आप कहते हैं तो आज आ जाते हैं इंशाल्लाह। बेटा कल मुलाकात होगी। इस व्हाट्सएप पे कुछ की जरूरत पड़ेगी बता दूंगा।